नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 8, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं तथा कार्यालय ज्ञापन। वक्ता है प्रोफेसर अनिल के अनेजा, अध्यक्ष एआईसीबी। इंग्लिश में यदि इस टॉपिक की बात करें तो ये कुछ इस तरह रहेगा: सम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑफिस मेमोरेंडम्स। स्पीकर प्रोफेसर अनिल के अनेजा, प्रेसिडेंट एआईसीबी। हम मॉर्निंग में आरपीडी एक्ट के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष था, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और शिकायत निवारण तंत्र, उसके ऊपर हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर अनिल केनेजा सर आपसे बातचीत कर रहे थे। उसके साथ ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगेन हमारे अध्यक्ष महोदय ही इस पर हमें संबोधित करने वाले हैं और दोनों को जोड़ करके उस पर बातचीत करेंगे। ये है some important government orders, schemes and office memorandums। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सरकारी आदेश हैं, योजनाएं हैं और कार्यालय ज्ञापन है, जो क्या मायने रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, किस तरह से वो हमें अधिकार देते हैं और अधिकार मतलब हमें देते हुए ये मतलब बहुत आसान करते हैं, सहज बनाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का भी, अपने दायित्वों का भी सटीक और सुचारू रूप से निर्वहन कर सकें। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष महोदय को, जो कि ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू गौरी। तो अक्सर ये होता है कि प्रश्न जो है वो वक्तव्य के आखिर में होते हैं, और क्योंकि ये बीच में कंटिन्यूटी है, सुबह भी हमने बात की थी, मैं नहीं चाहता कि वो बात हो कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो अगर अब तक जो सुबह बात की थी उस पर अगर कोई प्रश्न है, पहले हम उनको लेंगे 5 मिनट के अंदर या कुछ समय के अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि एडवोकेसी डेफिनेटली बड़ा तकनीकी विषय है और बहुत गूढ़ विषय है, बड़ा जटिल विषय है। संभव है कि आदमी भूल जाए बात करते करते। तो सुबह जो मैंने बात की थी और उस पर कोई किसी के प्रश्न हैं, सोशल सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, इंश्योरेंस, हेल्थ, ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर, डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल अकोमोडेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो 5-6 चीजों की हमने बात की थी सुबह, इस पे अगर किसी का प्रश्न है तो पहले वो पूछ लीजिए प्लीज, हैंड रेज कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं, उसे समय ना रहे बातचीत को। मेरे पास तो बहुत समय है, वैसे भी कोई ऐसा समस्या है नहीं। तो आप पहले अपने प्रश्न जो सुबह बात हुई उन पे कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए स्टेज पे। तो है प्रश्न किसी के? उस दिन विनोद चंद्र जी के भी कुछ सवाल थे और नहीं, अगर आज आज सुबह सुबह भी, नहीं, हाँ आज नहीं, सुबह आज के भी अगर कुछ मैं सवाल हो। मैं ओपन हाउस नहीं कर रहा गौरी, ओनली स्पेसिफिक टू माय लेक्चर। जो मेरे लेक्चर होता सुबह उसके ऊपर कोई प्रश्न। चलिए, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है। तो सर अब मेरा मैं एक आगे सवाल है। हाँ बोला प्लीज। हाँ सर वो ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर की बात आपने की थी, तो इसमें कितने एम्प्लॉय तक, मतलब ऑफिसेज में, शायद आपने बताया था या मैं स्किप कर गई नहीं, कुछ ऐसा। नॉर्मली नहीं, देखो गवर्नमेंट में तो हर जगह होना चाहिए। जी जी और ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर गवर्नमेंट, देखो दो तरह की डेफिनेशंस हैं जी। जो एक्ट में। एक हाँ तो जी। एस्टेब्लिशमेंट है और एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आएंगे, और जी गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट आएगी। तो सेक्शन 23 की बात करें तो ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट में तो चाहे 4 भी इम्प्लाई हो, पर नॉर्मली जैसे मैंने कहा था कि हम जब ऐसे बॉडीज की बात करते हैं तो टिपिकली हम ये मानते हैं कि जो डिपार्टमेंट है जहां पर रोस्टर मेंटेन होता है वहां पर There's a break for 20 minutes. सॉरी नहीं, आज तो मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप है। विक्रम, पुश योर म्यूट प्लीज।
मेरा AICB का एक सेकंड विक्रम, सर, हो गया। यस। तो गवर्नमेंट में ऑफिस में तो 4 एम्प्लॉय हो तब भी होगा, पर पॉइंट है हर ऑफिस में नहीं हो सकता है। तो आई वुड से कि जहां आपका डिपार्टमेंट है, जी जैसे आपका कौन सा बैंक है, बैंक की बात करें जी। तो कौन सा बैंक? मैं अगर एक एग्जांपल देती हूँ सर, मैं डीआरडीओ में जैसे जॉब करती हूँ, तो हाँ, हमारे अलग अलग लैब्स होते हैं जिसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, राइट? तो क्या वो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है वो डीआरडीओ हेडक्वार्टर में होना चाहिए हाँ, या कम से हमारे कम अलग अलग हेडक्वार्टर में तो नहीं, एस्टेब्लिशमेंट? कम से कम देखिए, आपका रोस्टर का, आपके एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो आता है जी वो कहाँ से आता है? वो लैब से आता है या हेडक्वार्टर से आता है? नहीं, लैब से तो नहीं आता सर। हाँ, वो हेडक्वार्टर से आता है। जी, तो आई वुड से आपके हेडक्वार्टर में होना चाहिए। ओके। ओके। और क्योंकि सेक्शन 23 में, मेरे सामने सेक्शन खुला हुआ है अभी, एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शब्द है, चाहे पॉइंट एग्रीमेंट। तो ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा होती है वो संस्थान जिसका अपना हेड ऑफ ऑफिस होता है, जिसका रोस्टर होता है, जिसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, उसको हम एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं। तो डीआरडीओ का रोस्टर क्यों क्या हेडक्वार्टर में मेंटेन होगा, तो ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर भी हेडक्वार्टर में ही होगा। ओके, फिर वहाँ स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगी? हाँ जी, स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगी वहाँ? नहीं नहीं, मतलब वहाँ नहीं अगर करेगा। मेरे पास, अगर हम किसी 300-400 की स्ट्रेंथ वाली लैब में है, लेकिन नहीं अगर क्योंकि वो नहीं नहीं, रोस्टर में, ठीक है ठीक है, गॉट इट जी हाँ, सर। आशीष एक जी और ने, है, हाँ आशीष जी। हाँ जी, आशीष जी को अनम्यूट किया क्या ऐश्वर्या? हाँ, मैंने उनको करने के लिए ठीक, कहा है। खुद को अनम्यूट करें आशीष जी। राइट स्वाइप। आशीष जी अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? नहीं कर पा रहे ऐसे। और उषा कोई? जी होंगे आपके साथ, वहां से पूछ लें। हेलो। हाँ जी, हाँ कर जी, पा रहे हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, सभी जी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष पाल, लखनऊ से, जी। NABS से। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे आरपीडी एक्ट में आप सेक्शन 23 और 21 की बात कर रहे थे, इसमें एक नोडल अधिकारी की बात हुई थी कि सभी डिपार्टमेंट्स में एक नोडल अधिकारी जी बनाए जाएंगे। जी। आई होप कि बनाए भी जा चुके हैं। तो हम कई ये जगह जानना बने, कई चाहते जगह नहीं भी बने, तो आप ढूंढिए जहाँ नहीं बने और इशू उठाइए। हैं। कई जगह बने हैं, हाँ कई जगह नहीं भी बने हैं। हाँ, जैसे मतलब महिला विंग की तरीके, मतलब हर सेक्शन में महिला विंग बन रखी है। तो क्या ये हमारे अंदर, मतलब हमारे उसमें प्रावधान नहीं है कि हर सेक्शन में मतलब नहीं नोडल नहीं अधिकारी या ऐसा कोई? नहीं, हर विंग में नहीं है, हर एस्टेब्लिशमेंट में, संस्थान में। हाँ, तो संस्थान की जो भी इस्टेब्लिशमेंट। परिभाषा हो फिर आप क्या। हाँ हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे है। जैसे मैं आपको बताऊं, रेलवेज में जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग अलग होते हैं, हर एक रीजन का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो वहाँ हाँ हर रीजन में होगा। पर डीआरडीओ जहाँ गौरी जी हैं, वहाँ डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में होगा। अगर हाँ। पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स में होगा, क्योंकि उनका विज्ञापन वहां से आता है, रोस्टर वहां मेंटेन होता है। अच्छा अच्छा। पर आईबीपीएस में नहीं होगा। आईबीपीएस में अपने लोगों के नहीं होगा, बैंकिंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि आईबीपीएस सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है, उन हाँ, बैंक्स के अंदर होगा जिन बैंक्स के एग्जाम आईबीपीएस करता है। अच्छा अच्छा। नहीं, एक्चुअली मैं तो स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, यूपी गवर्नमेंट में हूँ मैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है मेरा। तो आपका मैं मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट में होगा एक। हाँ जी, तो वहाँ पे नोडल ऑफिसर तो है ना? तो मैं एक जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे ये वो मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए महिला विंग जो ना हर मतलब हमारे सर्किल में 3 यूनिट है, 3 यूनिट्स का एक महिला विंग बना हुआ है। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं, कानून है, वो शायद महिला विंग जो होगी वो कानून से नहीं है, इनफॉर्मल अरेंजमेंट है आपका, इंटरनल किसी का वॉलंटरी एंगेजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा। कानून में ऐसे विंग्स की शायद बात नहीं है कोई, राइट। ये जो है, ये जो ग्रीवेंस रेजोल्यूशन ऑफिसर है, कानून के, ये लॉ का नहीं इशू है। एक्चुअली एक लेटर आया था अभी 1.5 साल पहले, हर सेक्शन में महिला विंग्स बनाने का। हाँ, तो वो आता है ऑफिस डायरेक्शन, ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर, गौर अच्छा, की उस बात ऑफिस है, वो कार्यालय आदेश है, ज्ञापन है। यप, अच्छा। वो कार्यालय, हाँ, तो वो वहां पर्पज होता है ऑफिस मेमोरेंडम का।
कानून नहीं है पर कार्यालय निर्देश है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वहाँ तो वो फर्क होता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और कानून में भी है, तो फिर हमारे कानून में तो ये है कि एस्टेब्लिश करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी जी। और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न? नो थैंक्स सर। नहीं, किसी और का? इनको म्यूट कीजिए। चलिए, अगर नहीं है तो हम बात करते हैं अब एम्प्लॉयमेंट के, आगे चलते हैं सेक्शन 33 पे, जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, पदों को चिन्हित करने के बारे में। यहाँ प्रश्न ये उठता है, तो ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, वाद विवाद का विषय है विकलांग क्षेत्र में, क्या पद चिन्हित होने चाहिए? क्योंकि एक तरफ जब ये कहा गया है कि सारी सुविधाएं दीजिए, आप रीजनेबल एकोमोडेशन दीजिए, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पद चिन्हित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद चिन्हित का अर्थ ये हुआ कि ये पद ऐसे हैं जहां इस विकलांगता के व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसके पीछे आप ये मान के चले, एक दार्शनिक मान्यता ये है कि हर विकलांग व्यक्ति हर पद पे का शायद काम ना कर पाए। जैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति ड्राइवर तो नहीं बन सकता, और मुश्किल काम है। आप कल को आप कहेंगे कि जब वो पायलट बन सकता है तो ड्राइवर क्यों नहीं बन सकता? टेक्नोलॉजी आ गई है, शायद ऑटो 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 पायलट गाड़ियां आ गई हैं, हो सकता है भविष्य में कोई संभव हो, पर आज की जो स्थिति है उसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति तो शायद ड्राइवर बनना बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं एक बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये गार्ड का या गाड़ी का गार्ड, वो जो होता है, टिकट चेकर्स होते हैं, नो विजन होते हैं, बट टोटली ब्लाइंड। अब ये माने कि टिकट चेकिंग कर सकता है, थोड़ा मुश्किल काम है। असंभव तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा आज के जमाने में, तो थोड़ा मुश्किल काम है। देखिए, दृष्टिबाधिता में भी आप ये याद रखिए कि दो कैटेगरीज है, जहां तक रिजर्वेशन की बात है और परिभाषा की बात है। एक जो पूर्ण दृष्टि से दृष्टिबाधित है, और एक नो विजन, जिनका जो अल्पदृष्टि के व्यक्ति। तो कई काम ऐसे हैं जो अल्पदृष्टि के व्यक्ति कर सकते हैं, पर हम शायद ना कर पाए उसी एफिशिएंसी से। तो इसलिए ये माना गया कि पद चिन्हित इसलिए किए जाए कि कोई आर्बिट्ररी ये ना कहे कि नहीं, इस पद पे तो ब्लाइंड आदमी काम नहीं कर पाएगा, या ऑर्थोपेडिक काम नहीं कर पाएगा, या हेयरिंग इम्पेयर्ड काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर चिन्हित कर दिए जाए तो उसके बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये इस पद पे ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिक या हेयरिंग इम्पेयर्ड काम नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने वो चिन्हित कर दिया, तो आपका अधिकार बन गया है उस पद पे रिजर्वेशन का। और रिजर्वेशन का नियम, अच्छा या बुरा हो जो भी ये है, वो ये कहता है कि आप रिजर्वेशन उसी पद पे ले सकते हैं जो चिन्हित है आपकी कैटेगरी के लिए। और उसके आगे वो ये भी कहता है, जो सबसे खतरनाक बात है, कि अगर जनरल में भी जाना है तो आप उन्हीं जनपदों पे जा सकते हैं जनरल में जो आइडेंटिफाइड है, जो चिन्हित है आपकी कैटेगरी के लिए। तो सपोज कोई पद चिन्हित नहीं है, पर वहां मैं अगर जनरल कैटेगरी में कंप्लीट करना चाहूँ, शायद उसकी परमिशन हमारा एक्ट नहीं देता आज की तारीख। क्योंकि जब सरकार ने ये कहा कि आप उस पद पे काम ही नहीं कर सकते, तो रिजर्वेशन पे जाए या जनरल में जाए, क्या फर्क पड़ता है? काम तो कर नहीं पाओगे। और अगर काम कर सकते हैं तो उस पर रिजर्वेशन भी होना चाहिए, फिर वो रिजर्वेशन के परव्यू में आ गया। तो इसमें एक बड़ी जटिलता है इस मुद्दे में, क्या आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आज की स्थिति यह है कि आइडेंटिफिकेशन है, चिन्हित किए गए हैं पद। आखिरी जो लिस्ट आई है, जो आपको एक आप सबके लिए काम है, 4 जनवरी 2021 को ये सरकार ने लिस्ट अपडेट की है। कानून तो ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट जो है वो हर 3 साल में अपडेट होनी चाहिए। और करता कौन है साहब? कानून, अगर सरकार कानून मानना शुरू करती है तो समस्या क्या थी? मैं तो अक्सर कहता हूँ, सबसे बड़ा डिफॉल्टर तो सरकार ही है। उल्लंघन सरकार ही करती है, जो कानून बनाती है भाई वो उल्लंघन करती है कानूनों का, और कोई नहीं करता है। हमारे सारे केस सरकार के अगेंस्ट ही होते हैं, वही उल्लंघित, वही उन्हीं की दिक्कत है सारी। तो अगर हम देखिए हिस्ट्री, तो टिपिकली अब ये देखते हैं कि 6 साल में ये लिस्टें आती रही हैं, हालांकि कानून कहता है 3 साल का है। पहली लिस्ट 2001 में आई थी, फिर 2007 में आई थी, फिर 2013 में आई थी, उसके बाद तो कमाल ही हो गया साहब। 2021 में 8 साल का गैप हुआ, लिस्ट आई, और जो आखिरी लिस्ट है वो 2021 में है ना। अब ये उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि बाकी कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह उसके आगे तो जा सकता है कि चलो ये पद आपने चिन्हित नहीं किया, पर हम कर देते हैं हमारे डिपार्टमेंट के लिए, पर कोई कम नहीं कर सकता। पर वास्तविकता में हो क्या रहा है? हो ये रहा है, यूपी में भी हुआ, सब जगह हो रहा है
कि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं उस लिस्ट को फॉलो नहीं कर रही जो सरकार की है, वो अपनी लिस्ट निकाल रही है जिसमें वो पद चिन्हित नहीं है, बहुत कम पद चिन्हित है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है एडवोकेसी का कि आप अपने राज्यों में वही लिस्ट आइडेंटिफाई नोटिफाई कराइए जो सरकार ने की है। तो ये हम करवा पाए तो बहुत बड़ा काम, और इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है पर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, आसान भी नहीं है। इसमें आपको बहुत एडवोकेसी करनी पड़ेगी। और अगर सरकार, राज्य सरकार नहीं करती वो पद, कहते हम इससे कम करेंगे, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं पूछने के लिए कि वो क्या ऐसी समस्या है कि केंद्र में तो वो व्यक्ति आईएएस बन सकता है पर सरकार में आपका राजस्व अधिकारी नहीं बन सकता। क्या कारण है ऐसा, क्या समस्या है? जब केंद्र में तो कर सकता है पर राज्य में नहीं कर सकता, काम एक ही है। ऐसी क्या आपका मौसम खराब है राज्य में, या क्या ऐसी समस्या, पानी खराब है, क्या क्या ऐसी समस्या है कि वो आदमी जो केंद्र में उस पद पे काम कर सकता राज्य में नहीं कर सकता? ये कहाँ का लॉजिक हुआ? तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन, और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि उस लिस्ट को आइडेंटिफाई करवाइए। सेक्शन 33 के अंदर किसी राज्यों में नहीं हुआ, सबकी लिस्ट गड़बड़ है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ आप करवाइए, पर कोई करवाता नहीं है। या तो आप इतने संतुष्ट है कि जो हो गया काफी हो गया, नींबू दे देना जरा। और अगर संतुष्टि एडवोकेसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपने एडवोकेसी की हत्या कर दी। इसलिए संतुष्ट कभी नहीं होना, संतुष्टि सबसे बड़ा दुश्मन है एडवोकेसी का। तो आप कोशिश कीजिए कि आइडेंटिफाई कराइए, जहां आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है नोटिफाई ये। वैसे तो राज्य सरकार को भी एक्सरसाइज करनी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा गया तो केंद्र सरकार राज्य में दोनों की बात आती है। पर अगर राज्य सरकार ये एक्सरसाइज नहीं भी करता है तो वो केंद्र सरकार की लिस्ट को मानेगा, उससे तो कम कर नहीं सकता। और हम अब पूछेंगे आपसे, ये नहीं कि ये कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। इस वन बिंदु पे गौरी जी नोट जो भी है, ऐश्वर्या और गौरी दोनों नोट कर रहे हैं सब विषय, और हम आपसे पूछेंगे 5-6 महीने बाद कि क्या किया आपने, कितनी लिस्टें आइडेंटिफाई कराई। एक तो हम आपसे ये पूछेंगे, एक हफ्ते बाद ही चिट्ठी आ जाएगी हमारी कि आपने वर्कशॉप अटेंड कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर आप क्या एडवोकेसी करेंगे? एक मुद्दा बताइए जिस पे आप काम करेंगे, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आपको वकील की सहायता चाहिए वो देंगे, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो देंगे, पर ये नहीं कि फाइनेंशियल हेल्प नहीं, उसने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं। और एक मुद्दा हम आपसे पूछेंगे हर संस्था से जो आज अटेंड कर रही है ये वर्कशॉप, और उसके बाद उस मुद्दे पे क्या प्रोग्रेस है वो भी हम समय समय पर पूछते रहेंगे आपसे। कि वर्कशॉप ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। तो ये बात रही आइडेंटिफिकेशन की। अब बात आती है रिजर्वेशन की, सेक्शन 34, 35, 36। ये 3 सेक्शन जो हैं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और भी होंगे। तो हमने 20, 21, 22, 23 की भी बात की। कई है जो अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है। रिजर्वेशन, ना रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन ये नहीं होता कि आपने 4% दे दिया ना, बहुत भ्रांतियां हैं रिजर्वेशन के बारे में। 4% रिजर्वेशन जरूर है, पर उससे काम नहीं चलता। कई विज्ञापनों में लिखा होता है 4%, 4% वैकेंसीज विल बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। वो कहानी ठीक नहीं है, वो कंप्लायंस नहीं है। 4% में भी बाइफर्केशन है। 1% टोटली ब्लाइंड और नो विजन के लिए है, 1% और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, उसमें 5-6 कैटेगरी आती है, एंड सो फॉर्थ। तो 4% भी बटा हुआ है सेक्शन 34 में। 1% ब्लाइंड और नो विजन के लिए है। इसमें भी काफी डिबेट रही कि क्या ब्लाइंड और नो विजन में आधा आधा बांट देना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। कई इसमें पक्ष विपक्ष रहे हैं, पर आज की स्थिति यह है कि ये बटा हुआ नहीं है। तो उसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कई फील्ड में जो ब्लाइंड है वो काफी आगे आ रहे हैं, कई फील्ड में जहाँ नो विजन होता है तो ब्लाइंड को नुकसान भी होता है। दोनों ही इसमें बातें हो रही हैं, पर आज की डेट में बटा हुआ नहीं। अब जहां पर एग्जामिनेशन की बात है और स्किन टेस्ट की बात है, वहाँ कई बार जैसे टाइपिंग टेस्ट में नो विजन बेटर कर सकता है, तो ब्लाइंड भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इंटरव्यू में ज्यादा आती है कि अगर नो विजन कैंडिडेट है वो ब्लाइंड है, तो हो सकता है अगर सब कुछ बराबर है तो कोई एम्प्लॉयर जो है, जो रोजगार देने वाला व्यक्ति है, वो नो विजन को कई बार ज्यादा प्रेफर करते हैं कि चलिए और भी कुछ काम कर लेगा, मोबिलिटी का इशू दे रहेगा, पढ़ने का इशू दे रहेगा, कई मुद्दे होते हैं। तो बड़ी दिक्कतें हैं इसमें। पर आज की डेट में 1% ईच है, और 1% ईच भी ऐसे नहीं है, 1% है एज पर रोस्टर पॉइंट।
इसके संदर्भ में एक ओएम की रक्षा, मैं 3 ही ओएम की ज्यादा बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो मुख्य वही है, 3-4 ही हैं। एक तो 1977 का ओएम है जो 65 से पहले आया था एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें पहली बार 4 नवंबर 1977, जब कोई एक्ट नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था, 4 नवंबर 1977 को 3% रिक्तियां ग्रुप सी और डी में आरक्षित की गई थी विकलांग व्यक्तियों के लिए। उसमें 1% थी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, 1% ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड के लिए और 1 हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए, 3%। ये पहला रिजर्वेशन था। लोग सोचते हैं रिजर्वेशन 95 एक्ट के साथ आया और इस एक्ट से, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन भी पहले आ गया था और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी पहले आ गया था। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो 20 नवंबर 1989 का वो है, वो एक्ट से पहले का है, वो एक्ट में प्रोटेक्टेड है। तो एक वो है। दूसरा एक ओएम आया था 2005 में, जो कि अब रिप्लेस हो गया है 2005 29 दिसंबर को, कि रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाए। वो अब रिप्लेस हो गया है जो 2018 में 15 जनवरी को एक ओएम आया डीओपीटी का, जिसमें डायरेक्ट उस रिजर्वेशन कैसे दिया जाए, उसकी निटिग्रिटीज, उसकी जो बारीकियां है वो सब समझाई गई। वो बहुत अच्छा ओएम, उसको पढ़िए और देखिए। अक्सर जगहों पे, अधिक जगहों पे वो रोस्टर वो फॉलो नहीं हो रहा है ओएम, उसको करवाइए। एक ओएम आया था 31 मार्च 2014 को, ये क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको देखिए, उसमें कई सुविधाएं हैं, ट्रांसफर की फैसिलिटी है, क्रिएटर इक्विपमेंट्स है, कई और सुविधाएं हैं, कैजुअल लीव की बात है। वो सारे ओएम्स 2014 वाले में है। और एक अभी जो आया 17 मई को, जिसकी काफी चर्चा है, कोई 17 मई का ही था ना जो प्रमोशन हो रहा है? हाँ जी, 17 मई का ही है। 17 मई 2000 जी सर 17 मई 2022 को हाँ। रिजर्वेशन प्रमोशन। और सेक्शन 34 में भी, जो आरपीडी एक्ट का सेक्शन 34 है, उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन प्रमोशन विल बी एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे जो भी आदेश दिए जाएंगे प्रमोशन उसके हिसाब से होगा। और जो अभी तो रिजर्वेशन दोनों जगह है। आपका रिजर्वेशन, जो हमारा रिजर्वेशन जो है, वो जो सीधी रिक्तियां भरी जाती हैं उसमें भी है, उसमें तो संपूर्ण है। और 1% विकलांगों के लिए है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है, दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि व्यक्तियों के लिए। और उसके अलावा प्रमोशन में भी उसी हिसाब से 4% रिजर्वेशन बटा हुआ है। पर प्रमोशन में थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा उसमें सीमाएं बांध दी गई हैं। ग्रुप ए की पहली पायदान तक, उसके आगे रिजर्वेशन नहीं। ओबीसी का भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा ही है। SC ST का भी सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश था कि उनका ग्रुप ए की पहली पायदान तक हो, और उसके बाद फिर शायद संविधान एक संशोधन की बात थी। तो कोई खास फर्क नहीं है। हालांकि अब इसमें भी एडवोकेसी हो रही है कि क्या पहली पायदान से हमें संतुष्ट होना चाहिए या आगे भी जाना चाहिए। तो बिकॉज विडंबना की बात यह है कि सिद्धा राजू केस, जिसके आधार पर ये आया, जिसने केस फाइल किया 2016 के एक्ट जो सेक्शन 34 की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको ही फायदा नहीं हो रहा है इस रिजर्वेशन का, क्योंकि उसने बात की थी ग्रुप ए में आगे हायर सर्विसेज की। पर अब ये ओएम जो आया है, ये ग्रुप ए में की पहली पायदान तक है, प्रमोशन में भी 4%। पर 4% टोटल पे नहीं है, ऐसे नहीं। 4% वैकेंसीज पे, बाकी पोस्ट पे। अब पोस्ट और वैकेंसीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये संभव है कि पोस्ट 1 और वैकेंसी 10 हो जाए, और लोग हंसते हैं इस बात पे, पर वाकई ये संभव है। और वैसे संभव है, एक पोस्ट है, आज एक अपॉइंट हुआ, एक वैकेंसी भर गई, 2 दिन बाद उसने रिजाइन कर दिया, दूसरी पोस्ट एक ही रही पर वैकेंसी दूसरी आ गई, 2 वैकेंसी हो गई रोस्टर। 4 दिन बाद उसने भी रिजाइन कर दिया, जो दूसरा आया, तीसरी वैकेंसी आ गई, पोस्ट एक ही आपकी होगी भी। उसके बाद 6 दिन बाद उसने भी रिजाइन कर दिया, अगली वैकेंसी आ गई, पोस्ट एक ही रही। इस तरह से ये बहुत बड़ा केस था सुप्रीम कोर्ट में। 8-9 साल इस पे क्राइटेरिया में बात चली कि रिजर्वेशन क्या पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट बेस्ड होना चाहिए, वैकेंसी बेस्ड होना चाहिए। हम कहीं माने तो करीब 7 साल, तो वेरी प्रिसाइज 7 साल जो है ये मुद्दा चला है। पर अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन वैकेंसी बेस्ड हो, कोई ज्यादा बेनिफिशियल है। पर हो ये रहा है
हर स्टेट में कि अभी भी वैकेंसी बेस नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डीओपीटी का ऑर्डर है, नहीं हो रहा, और उसकी गलती है हम सब आप में, हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। हमें जो विजिलेंस रखनी चाहिए, जो अपनी दृष्टि पैनता रखनी चाहिए, वो हम नहीं रख पा रहे हैं स्टेट्स में। तो हो ये रहा है कि अगर 100 वैकेंसी है तो एक वैकेंसी रिजर्व कर दी, ऐसा नहीं होता रिजर्व 2 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई एक कर दी, नहीं, वो एक कहाँ जाएगी, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, कौन सी पोस्ट पे जाएगी, वो आपको रोस्टर बताएगा। अब रोस्टर बनाना बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। समय मेरे पास अभी 1:08 हुआ है, 1:15 मैं ब्रेक देना चाहूंगा आपको, क्योंकि लंच का समय है, और फिर 2 बजे फिर हमें वापस आना है, क्योंकि हम चाहेंगे 3:30 से आगे ना जाए। और देखते हैं ओपन सेशन में कुछ बातें कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रोस्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर मोटी बात यह है यहाँ पर कि पीडब्ल्यूडी का रोस्टर वैकेंसी बेस्ड है, जहां की SC ST OBC का रोस्टर पोस्ट बेस्ड है। हो ये रहा है वास्तविकता में स्टेट्स में कि वही जो SC ST का रोस्टर है उसी को लोग वैकेंसी बेस्ड भी यूज कर रहे हैं, उसी के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं 4%, और ये गलत है। तो हो सकता है हमें उसमें नुकसान हो रहा हो, और काफी नुकसान हो रहा हो। तो मैंने कहा पोस्टें तो एक बार आ गई तो फिक्स रहती है, वैकेंसी बढ़ती रहती है, कोई रिटायर हुआ, रिजाइन हुआ, किसी की डेथ हुई, कोई चला गया छोड़ के, कोई नई पोस्ट आ गई, वैकेंसी अगर हो गई, पर पोस्ट तो एक बार आ गई तो फिक्स हो गई। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर राज्य में हम वैकेंसी बेस्ड रोस्टर बनाए, और उसकी फॉर्मूला जो है वो 2018 के OM में, जो 15 जनवरी 2018 का OM है उसमें दिया हुआ है। रोस्टर क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो दिया हुआ है। और हम ये इंश्योर करें कि रोस्टर हो तभी तो विज्ञापन आएंगे, वरना सब खुश हैं। 100 वैकेंसी में एक ब्रांड के लिए 1% मिल गया, ऐसा नहीं मिलता 1%। गवर्नमेंट भी खुश है कि चलो उनको रोस्टर नहीं बनाना पड़ा, जितनी है उसी में अंदर दे दो 20। अच्छा, उसमें नुकसान ये होता है 100 में तो चलो 4% बच रही है, जहां 20 30 40 वैकेंसी है, वहां 2 सरकार किसी को भी दे सकती है, फिर वो 4 में से वो हो सकता है ऑर्थोपेडिक हेयरिंग को दे, ब्रांड को दे ही ना। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहली वैकेंसी ब्रांड को ही जाएगी, ऐसा रूल में नहीं है कहीं भी। कुछ लोगों की भ्रांति है कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कई जगह फॉलो किया जाता है, और उसके कानूनी आधार भी हो सकते हैं, हम आर्गुमेंट करने पे आए कि पहली वैकेंसी ब्रांड को क्यों जानी चाहिए, उसके आधार हैं हमारे पास, पर कानून में कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये पॉइंट। और इसलिए जब 100 से कम वैकेंसीज है तो ये समझ, या लोग कहेंगे हम तो ये आखिरी वैकेंसी देंगे ब्रांड को, बाकी दूसरों को देंगे। तो रोस्टर ना होने से, अगर रोस्टर होता तो रोस्टर पॉइंट फिक्स होते और हमारे को फायदा होता। तो रोस्टर ना होने से राज्यों में हमें नुकसान होता। अब मुद्दा आया प्रमोशन का, कि प्रमोशन देखिए ग्रुप C और D में तो पहले से थी ही। ये तो मैंने जैसा कहा 1977 में एक रिजर्वेशन डायरेक्ट में आया था, 1989 में जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन हुआ था ग्रुप C और D में, और तभी से वो रिजर्वेशन चलता आ रहा है। तो ग्रुप C और D में तो थी ही, पर हुआ ये कि जब 2015 का 16 का एक्ट आया और 2018 का OM आया, तो लोगों ने कहा कि वो प्रमोशन तो 2000 जो 1995 है उसी एक्ट में थी, वो एक्ट चला गया तो प्रमोशन भी चली गई। कई जगहों पे प्रमोशन देनी बंद हो गई, ग्रुप C और D में भी, कि कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक्ट तो कहता है जब बाद में इंस्ट्रक्शन आएंगे, अभी तो है नहीं, अभी प्रमोशन है नहीं। अब जब ये प्रमोशन का OM आ गया है, अब इस पे विवाद ये चल रहा है कि ये कौन सी तारीख से लागू है। अब इसके भी कई इंटरप्रिटेशन है। कोई तो ये भी कहता है, और सही कहते हैं लोग, कि ये तो 1996 से ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 2013 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, NFP जजमेंट में, कि रिजर्वेशन आइडेंटिटी है इररिस्पेक्टिव मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद 2 जजमेंट्स हो रही हैं 15 और 16 की। तो इसलिए क्योंकि वो 2000 वो जो जजमेंट थी वो 1995 के एक्ट के अंदर थी, इसलिए रिजर्वेशन तब से है। कुछ मॉडरेट लोग ये कहते हैं चलो कम से कम 2017 से तो मानो, 16 से जब से एक्ट आया 19 अप्रैल 2017 से, तो उसमें तो प्रमोशन की बात की गई है, अधिकार दिया गया है प्रमोशन का। तो इतना ही है कि इंस्ट्रक्शन जब आएंगी, सरकारी तंत्र के लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो एक्ट जानते नहीं, जब से ये कागज आया हम तो तब से मानेंगे इसको। तो उस पर भी काफी डिस्प्यूट चल रहा है, पर हमें एडवोकेसी ये करनी है कि कम से कम ये जितना पीछे हम जा सके आर्ग्यूमेंट करने के लिए, शायद 96 से कराने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो 2017 से तो हम कोशिश कर ही सकें, और प्रयास ये भी रखें कि उससे पहले से हो, 1996 से हो। उसमें उस तरफ में काफी दम है कि जब रिजर्वेशन आइडेंटिटी है
तो फिर प्रमोशन में क्यों नहीं? 2015 की और 16 की जो जजमेंट्स हैं वो तो 1995 के एक्ट के ऊपर थी, तब उनमें प्रमोशन की बात मानी गई है, तो वो तब से क्यों नहीं? पर इसमें अभी इतना आसान नहीं होने वाला, ये इसमें काफी डिस्प्यूट रहेगा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। और इस वन में एक इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो सीनियरिटी से जो आपके प्रमोशन होते हैं नॉर्मली, वो रिजर्वेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे, ये याद रखिए। ये बड़ी टेंडेंसी है गवर्नमेंट में, जो सीनियरिटी पे जो प्रमोशंस होते हैं उनको भी आप लोग रिजर्वेशन में काउंट करते हैं, पीडब्ल्यूडी नहीं। उसके लिए वैकेंसी रिजर्व करनी पड़ेगी अलग से, उसका भी रोस्टर अलग बनेगा। इसलिए रोस्टर्स पे ध्यान दीजिए, रोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ट में भी सेक्शन 35 और 36 में बात की गई है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने की, और प्रॉपर रिकॉर्ड और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात है। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो ज्यादा एक्टिव है नहीं आज की डेट में, पर ये सब ना हो, ये सपोज ये सब मिल जाए तो अच्छी बात है, रिजर्वेशन मिल जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल जाए, रोस्टर बन जाए तो बहुत बढ़िया। पर ना हो तो क्या किया जाए? तो ना हो तो हमारे पास ग्रीवेंस रिडक्शन चैनल्स हैं, चीफ कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर है, जो केंद्रीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे हैं वो चीफ कमिश्नर की कोर्ट पे जाते हैं, जो राज्यों के संस्थानों से संबंधित हैं वो स्टेट कमिश्नर। यहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, कोई भी व्यक्ति सीधा स्टेट चीफ कमिश्नर के उसमें पहुंच जाता है, और क्योंकि उनके बरियों में आता नहीं तो वहां देर भी होती है और रिजेक्शन भी होती है, और वहां बाकी मुद्दों पे इसलिए फर्क पड़ता है कि ब्रश बहुत ज्यादा होता है, जो केंद्र के मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं कई बार। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी किसी राज्य की यूनिवर्सिटी है, राज्य का सरकार का मुद्दा है, उसको चीफ कमिश्नर पे सीधा मत भेजिए, उसको आप भेजिए स्टेट कमिश्नर में। और स्टेट कमिश्नर एक्ट नहीं करे तो चीफ कमिश्नर जो है वो नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। अगर स्टेट कमिश्नर जो है नहीं मानता आपकी बात है, आपका काम नहीं होता, तो आपको फिर हाई कोर्ट जाना होगा। आप कई लोग स्टेट कमिश्नर में फाइल किया, फिर चीफ कमिश्नर में भी कर दे, जैसा कि वो उसका माई बाप हो। ऐसा नहीं है, राज्य के मुद्दे राज्य में सुलझाए जाएंगे, केंद्र के मुद्दे केंद्र में सुलझाए जाएंगे। पर जैसे आईआईटी है, यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपके स्टेट, जैसे तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूपी में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो केंद्र के अंदर आएगी, बिकॉज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कोई भी केंद्र का दफ्तर है, चाहे आपके राज्य में ही क्यों ना हो, वो केंद्र सरकार के अंदर आएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, चाहे वो बैंक वगैरह हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो केंद्र के अंदर आते हैं, वो चीफ कमिश्नर के अंदर जाएंगे, क्योंकि उनका जो सेंटर जो हेडक्वार्टर्स है वो केंद्र के अंदर आते हैं। पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो केंद्र के अंदर आते हैं। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है जब आप ग्रीवेंस रिडक्शन करते हैं, कि राज्य में कौन से मुद्दे जाएंगे और केंद्र में कौन से मुद्दे जाएंगे। तो कमिश्नर का है, स्पेशल कोर्ट्स की बात की श्वेताब जी ने, दारियन साहब ने भी बात की थी कि जो पहली बार इस एक्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है चैप्टर 16 में, उसको जरूर देखिए, पर उसका संयम से प्रयोग भी कीजिए। 89 to 95 कि अगर कोई अधिकार आपको नहीं मिलता, कोई व्यक्ति या संस्था अधिकार नहीं दी, उसमें फिर फाइन लगाने का भी अधिकार है। पर उसके लिए भी, और वहां समस्या है कि उसके लिए भी लोग चीफ कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो कि सही जगह नहीं है, क्योंकि सेक्शन 84 आपके एक्ट का बड़ा क्लियरली कहता है कि जो चैप्टर 16 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स है। दिल्ली में, यूपी में भी ऐसा है, पर दिल्ली में डेफिनेटली है। सेशन कोर्ट 2 जो है हर डिस्ट्रिक्ट की, वो स्पेशल कोर्ट, वो डिसेबिलिटी कोर्ट है। तो अगर आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ट्राई करनी है और 89 to 95 सेक्शन में केस फाइल करना है, किसी कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप फिर चीफ कमिश्नर के पास या स्टेट कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। लगता है उसमें पैसे खर्च होंगे, नहीं, इजी रास्ता है तो वहीं चलते हैं, वो कमिश्नर है, पर नहीं, उनको अधिकार नहीं है इन केसेस को लड़ने की, इनके डिस्पोज ऑफ करने के। ये अधिकार स्पेशल कोर्ट्स को है, जो कि सेक्शन 84 में सेटअप की गई है। कई राज्यों में स्पेशल कोर्ट्स हैं आज की तारीख में, तो उनका प्रयोग कीजिए। और जैसा मैंने कहा, एक 2014 का OM है, उसको जरूर देखिए। आपको कोई सुविधा एम्प्लॉयमेंट में चाहिए, जॉब में चाहिए, ट्रांसफर के इश्यूज है उसमें डेट विद है, पोस्टिंग के इश्यूज, गिविंग एड्स एंड इक्विपमेंट, प्रायोरिटी, लीव, ये सब चीजें 2 OMs हैं, जो कि एक तो स्पेशल कैजुअल लीव है, 10 दिन का कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार वगैरह अटेंड कर, जैसे हमारा आज का ये कॉन्फ्रेंस से वर्कशॉप ऑनलाइन हो रहा है, पर कल को ये ऑफलाइन होता और आपको छुट्टी लेनी पड़ती, तो आप चिट्ठी ले सकते हैं हमसे और अप्लाई कर सकते हैं कि 10 दिन की लीव। पर पहले जिस संस्थानों में है
उनसे ये अडॉप्ट कराइए। कि बैंक तो कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं नो होम्स को, तो अपने बोर्ड को पहले से लिख के रखिए कि ये होम है, इसको अडॉप्ट कीजिए, नोटिफाई कीजिए। सबसे बड़ी समस्या पीएसयू में, सेम में राज्य सरकारों द्वारा भी जब तक उनका अलग से नोटिस ना आए, सरकार ने तो निकाल दिए 2007 और 8 में ये होम आए, पर ऑफिस मेमोरेंडम आए। ऑफिस मेमोरेंडम कानून नहीं होता है, पर उसकी उतनी ही करीबी वायता है, क्योंकि उस कार्यालय में और उस कार्यालय के अंतर्गत जितने भी ऑफिस आते हैं उस पर वो लागू होता है। तो केंद्र सरकार का जो ओएम है वो केंद्र सरकार में होगा, और उसी आधार पे आप राज्य सरकार में भी उनको इम्प्लीमेंट कराइए। उसके अलावा जो कैजुअल लीव 8 होती है सरकार में, पीडब्ल्यूडी के लिए 4 और एक्स्ट्रा है 12। पर ये भी अगर आप केंद्र सरकार में है तो अपने ऑफिस को पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। राज्य सरकार में है या पीएसयू में है, बैंक्स में है, तो वहां नोटिफाई कराइए। कई बैंक्स ने किया है, कईयों ने नहीं भी किया है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कुछ और सेक्शन है आरपीडी एक्ट के, जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है और इन पे एडवोकेसी करके जहां आप हैं, रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जिन राज्यों में आपकी संस्थाएं हैं, या आप चाहते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों का सशक्तिकरण हो, आपको इम्प्लीमेंट कराने हैं। ये मुद्दा बहुत व्यापक है, इस पर और भी बात हो सकती है, पर इतना ही हो जाए अगले वर्कशॉप तक। वर्कशॉप जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे जल्दी हो, जितना जल्दी वर्कशॉप हम कर सकें। तो साधनों पर भी डिपेंड करता है, पर जब तक आप इनमें से अगर एक मुद्दा भी, 2 मुद्दे भी हर संस्था कर पाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे आप दृष्टिबाधित के सशक्तिकरण पे अपने राज्य में। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चंस? सर मेरा तो एक सवाल है, अगर और किसी का ना हो, पहले और पार्टिसिपेंट्स को नहीं, देख आप और किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए, आप ना पूछ लो। ठीक है सर, मतलब वैसे तो 2-3 सवाल है, लेकिन एक सवाल जरूरी है जो मैं अभी ले लेती हूँ, कर लेती हूँ कि सर वो जो 2014 वाले ऑफिस मेमोरेंडम की बात आपने की है ना, उसको अभी भी मैं देख रही थी। तो सर उसमें मुझे एक चीज ये पूछनी है कि जैसे क्लास ग्रुप ए, बी और सी के लिए अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट चाहिए हमें, तो उसमें सर कोई लिमिट है क्या, मतलब बजट का कि भाई? नहीं, लिमिट देखिए आपके एक्ट में कहा है रीजनेबल अकोमोडेशन विदाउट पुटिंग अनड्यू बर्डन। अब आपकी संस्था के बजट पे डिपेंड करता है कि अनड्यू बर्डन हम किसको कहेंगे। अब मैं अगर आप कहें तो मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, तो वो तो भाई कोई भी नहीं कहेगा, अनड्यू बर्डन हो जाएगा वो तो। पर ये है कि अगर आप कहें कि 1 लाख तक का मेरे को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, आपको जस्टिफिकेशन भी देनी होगी कि क्या काम ऐसा करेंगे उससे जो आप नहीं कर पा रही है, बिल्कुल कैसे यूजफुल होगा उसके लिए। तो लिमिट कुछ नहीं है, और ये भी है कि आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी। और नॉर्मली डिनायर कम ही होता है, हो तो बताइए, फिर हम टेकअप करेंगे। मतलब वही 1 लाख तक का सॉफ्टवेयर ग्रुप सी वाले को भी अगर जरूरत है? 1.5 लाख देखो, 2-3 लाख के भी दिए, मैं जानता हूँ ऐसी जगह को डिपेंड करता है आपकी संस्था की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है, बजट कितना है आपका, और उनके बजट के अकॉर्डिंग। हाँ बजट देखिए, अब कोई कहे किसी का बजट ही अगर 10 लाख है तो 1 लाख नहीं दे पाएगा आपको, तो उनका अगर बजट पूरे ऑफिस का, पर किसी का 1-1.5 करोड़ पे है तो दे पाएगा 1 लाख, किसी का 10 करोड़ है तो 2-3 लाख भी दे देगा आपको वो। और कितनी डिमांड है, ऐसा कुछ ये भी होता है कितनी डिमांड है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ये देखता है यार मैं इसको दूंगा तो कितने लोग और मांगने आएंगे, उनके लिए तो मांगने की बात है, लोग मांगते हैं, वो यही सोचते हैं हम एम्पावर करते हो तो मांगते हैं। अगर 100 मैं आपको एक केस बताता हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट ने कुछ मांगा, वो एस्टिमेट दिया 3,86,000 का। अब एक विद्यार्थी को 3,86,000 के इक्विपमेंट आप दोगे, वो 3,000 विद्यार्थी है तो कहाँ से आएगा, अब कुछ सोचो ये बात। तो वही है ना, तो ये कुछ अभी दिस माय टर्म इज रीजनेबल अकोमोडेशन ठीक है, पर उसकी भी कुछ सीमाएं हैं फिर जो आपको खुद निर्धारित, अगर आप चाहते हैं ये प्रोविजन हो, मतलब राइटर वाली बात ना हो जाए ना कि राइटर की अच्छी पॉलिसी बनी 2013 में और 18 में वो चेंज हो गई, तो उसके भी कुछ कारण रहे, हम ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उस चेंज के लिए, कहीं ना कहीं सब हमारे भाई बहन ही, तो वो बात ना हो ना कि ये प्रोविजन चेंज हो जाए, तो वही हमें खुद सीमाएं अपनी बांधनी होगी। इसका कोई सेपरेट बजट नहीं होता, वो ऑफिस के बजट से ही। हाँ तो उसको क्यों नहीं भाई, अगर कोई कुर्सी टेबल चाहिए तो उसका कोई सेपरेट बजट है, वो तो ऑफिस में चाहिए क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल आपको ये भी एक टेंडेंसी है, गवर्नमेंट आपको यही कहेगी वो रहो ये आपका कोई बजट नहीं है, अरे हम आपके एम्प्लॉय नहीं है क्या, कर्मचारी नहीं है, हमारा बजट अलग से क्यों होगा। वही चीज है। अच्छा सर, इसमें ये बात एक और करते हैं, आशीष जी का भी सवाल अभी ले लेते हैं कि वो कई बार कहने लगता है कि भाई 2015 का ऑर्डर है, मतलब कई मैंने देखा कि जब उन्हें डिनायल
वाले उसमें जाना है मूड में, तो एक और वो निकालेंगे। वैसे तो एक्ट की कोई परवाह नहीं होगी, अदरवाइज वो कह भी ये भी सकते हैं कि 2016 का एक्ट है और ये 15 का ओएम है, तो नहीं, क्या ये 14 का एप्लीकेबल नहीं, होगा? वो हाँ, जो नहीं भी नहीं है, नहीं 14 का। जी जी। नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ, उसमें ऐसा हम तो ये नहीं है कहेंगे ना। कि जी ये जो ओएम है जी। ये एक्ट के अंदर नहीं था, ये इंडिपेंडेंट था। यहाँ ओएम ओके। की बात आती है, ओएम था ये एक्ट का किसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं, उसमें लिखा नहीं हुआ कि इस जैसे रिजर्वेशन का जो ओएम है 2018 का, उसमें लिखा हुआ है टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 34, इसको भी लिखा हुआ है प्रमोशन वाले को भी, उसमें जी नहीं लिखा हुआ किसी एक्ट के अंदर है। उसे बिल्कुल। कहना कोई बात नहीं, खत्म हो गया, तो ये जो रीजनेबल अकोमोडेशन की डेफिनेशन है इसके अंदर दीजिए मुझे फिर, ये तो एक्ट में है। हाँ, ये है। और वो आप सेक्शन 35 जो है एक्ट का वो कोट कीजिए आप कि इक्वालिटी के लिए आपको रीजनेबल अकोमोडेशन देना ही देना है, वो मेरा राइट हो गया। अब तो मैं आपको 10,000 फाइन दे दूंगा आपसे, ये भी कह देना। 3.5 या 35 क्या सेक्शन? 3.5 सेक्शन 3.5। ओके 3.5। ओके, थैंक यू सर। जी हाँ, जी हाँ, आशीष जी। आशीष जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, आशीष जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक चीज थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये आरक्षण और रोस्टर वाला ये मुद्दा आया, तो मुझे एक चीज जानना है। तो एक ये जो हमारा पदों में जो आरक्षण होता है 4%, तो ये कौन सा आरक्षण कहलाएगा? और एक जो ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला आरक्षण, ये क्या कहलाएगा? दोनों ही हॉरिजॉन्टल है जी, जो पदों में है डायरेक्ट है। हाँ, दोनों जी, ही हॉरिजॉन्टल है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। दोनों हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज आरक्षण दोनं है। हाँ हाँ, कहती है बिल्कुल क्षैतिज हाँ, आरक्षण दोनों है। हाँ, हाँ, तो अब जैसे ये प्रमोशन में रिजर्वेशन वाली बात है, तो हालांकि यूपी गवर्नमेंट के 2008 में भी ऑर्डर हुआ था, 23 फरवरी 2008 का है एक ऑर्डर, जिसमें ग्रुप सी और डी के लिए है। वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें एक जो लाइन जोड़ रखी है, उस लाइन की वजह से किसी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। 2014 में नहीं नहीं, इलाहाबाद वो हाई लाइन कोर्ट क्या है, से। वो लाइन क्या है वैसे, क्या लिखा हुआ है जी, उसमें सर? ऐसे क्या लिखा उसमें हुआ है कि लिखा हुआ मैं है, लाइन। लाइन जो है वो लिखा हुआ, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है कि मतलब सीधी भर्ती का अंश 75% से अधिक ना हो। बिल्कुल सही है, ठीक वो है, आज भी है, वो हाँ आज वो भी। सही है, वो आज भी गवर्नमेंट के रूल्स है। हाँ, ठीक है ना सर? तो आ, तो अब इसमें बताइए, वो कहते हैं सीधी भर्ती का 75% अधिक ना हो, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो 2014 में जो नियमावलियां आई हैं संवर्गों के लिए, चाहे वो डी के लिए हो, चाहे सी के लिए हो, या डी और सी की बात करूंगा मैं यहाँ पे, है ना, और ए और बी की नहीं करूंगा। यहाँ पे जो ना ये मतलब सीधी भर्ती सीधे 80% हो रही है, तो वो हाँ, तो नहीं कमिटमेंट तो गवर्नमेंट का फेल हो गया। नहीं 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 हुआ ना, देख वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहां 75% से अधिक ना हो, वहां हाँ, तो आप जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा। जहां ठीक। 75% अधिक इसलिए नहीं होगा कि फिर प्रमोशन की पोस्टें बहुत कम रह जाती है। ये तो हाँ, SC ST के लिए भी है, ये तो SC ST के लिए भी है, ये तो सबके लिए है ये नियम। ये चीज आप सबसे ले, पर यहाँ जानते यही चीज बोलते हैं कि ये चीज क्योंकि सीधी भर्ती जो नहीं, आपकी ये नियमावली क्या कहती है? हर नियम, हाँ cadre का नियम, स्ट्रेंथ होता है कि ग्रुप सी की प्रमोशन जो कितनी। नियमावली है, हाँ, LDC की, ग्रुप सी की जो नियमावली है क्लर्कल की है, उसमें सीधी भर्ती का जो ना 2014 नियमावली जो है, उसमें सीधे 80% कर दिया है। और प्रमोशन 15 20%। प्रमोशन कितने परसेंट है? डी से 5% जो ना वो कंपनसेशन वाला है, और 15%, 10%, 5% हाई स्कूल से जो प्रमोशन डी से सी मिलेंगे, और 10% जो इंटर हैं वो प्रमोशन डी से सी हाँ, मिलेंगे। इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं नहीं मिलेगा? मिलेगा, SC ST को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा ठीक है, मतलब तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, फिर कर ही नहीं सकते कुछ क्योंकि जो नियम है वो नियम है,
सबके लिए है। उससे उससे उसका कारण है कि वैसे भी आपके पास 10% ही रह गया प्रमोशन में, उसमें भी आप रिजर्वेशन दे दोगे तो बाकियों का क्या बनेगा भाई? जो रिजर्वेशन में नहीं आते उनके भी बेचारों के अधिकार है ना, उनके अधिकार नहीं है। नहीं, अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 10-20% प्रमोशन में बचा 10%, ठीक है ना? तो सर 10% प्रमोशन ये तो मतलब कंपनसेशन मृतक आश्रित वगैरह के लिए है। 5% हमारा 5% मृतक आश्रित का है, 5% हमारा हाई कोर्ट। इसलिए गवर्नमेंट ये नियम बनाया कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, नहीं रिजर्वेशन से ऐसा ना हो कि दूसरों के अधिकारों का हनन हो। और क्योंकि 75% तक तो ठीक है, अगर आपकी 25% पोस्ट है तो उसमें 2 रिजर्वेशन, उससे ज्यादा कम है तो फिर आपके पास पोस्टें इतनी कम बचती है कार्डर में कि रिजर्वेशन देने से नुकसान हो सकता है कुछ लोगों का। अच्छा, तो ठीक है सर। जब आप रिजर्वेशन देते हैं तो सीनियरिटी पे कुछ लोग जो हो सकते हैं प्रमोशन में आए, उनकी प्रमोशन रुक जाए ना, ऐसा भी होता है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये माने जो सीधी भर्ती का अंश 80% हो गया है, इसकी वजह से हमें वो लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, हम ग्रुप सी में हैं, क्लर्कल में है, तो हमारे पोस्ट एज ए मैं LDC मतलब एम्प्लॉय था, मतलब मेरी भर्ती LDC पे हुई और वहां से हमें पहला सामान्य प्रमोशन 2017 में मिला UDC पे। अब क्या मतलब ये भी कुछ ऐसा नियम है? मैं केवल एक जिज्ञासा बस जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अपने लिपकी जो हम सी में है तो सी से सी में भी प्रमोशन में रिजर्वेशन काम करता है क्या? नहीं बिल्कुल करता है, करता है, करता है। करता है। तो यहाँ पे भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि अगला प्रमोशन सी में है, उसमें तो डायरेक्ट होगा नहीं 80%, उसमें तो नहीं होगा डायरेक्ट 80%। हाँ, यूडीसी के बाद क्या पोस्ट है आपकी? नेक्स्ट पोस्ट क्या है आपकी? यूडीसी के बाद से जो ना सीधे सीनियर यूडीसी है। तो वो किस में है? ग्रुप बी में आएगा, सी में आएगा? वो भी सी में है। तो वो सी में है, सी में है तो सीनियर यूडीसी की डायरेक्ट तो कोई होगी नहीं, प्रमोशन ही होती होगी शायद। हाँ, टोटल प्रमोशन से ही है, वो डायरेक्ट नहीं है। हाँ, तो उसमें आपको मिलेगा रिजर्वेशन। तो वही रिजर्वेशन तो नहीं दिया है। नहीं, वो तो आप मांगिए ना, वो आपको उनको देना होगा, वो उनको देना। अच्छा। तो केस आप अपना केस भेजिए मेरे को, गौरी के थ्रू। आप तो NABS से है तो आप गौरी के थ्रू आप केस डिस्कस करके भेजिए, तो वो हम कोर्ट जाएंगे। नहीं, वहां उनको देना पड़ेगा। अब ये जो नया ऑर्डर आया है इसके हिसाब से उनको वो पहले ऑर्डर में भी देना पड़ता है, वो तो खैर किसी में भी देना पड़ता है, वो उनको देना पड़ेगा। हालांकि अपने यहाँ मैंने नोडल ऑफिसर से भी इस बात पे मैंने चर्चा किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं वो आज अभी तक की देखा ही जा रहा है। अच्छा, उन्होंने भी वो लाइन ऐसा है, नोडल ऑफिसर की समस्या होती है कि उसको ये डर होता है कि मैं कुछ कर दिया कल को मेरी कुर्सी छिन जाएगी। जब तक कुर्सी से प्यार है आप नोडल ऑफिसर नहीं बन सकते। और अक्सर नोडल ऑफिसर की ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि आज मेरी कुर्सी छिन जाएगी मेरी। अच्छा, जो मैंने गजट पेश किया उनके सामने ग्रुप सी का, मतलब क्लर्कल का, है ना, वो गजट में 80% सीधी भर्ती है। और वो जो हमारा ऑर्डर है हाई कोर्ट का 2015 या 14 का, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, तो उसमें जो है ना लिखा हुआ 75% अधिक ना हो, वो उसी पे जो ना उन्होंने मुझे कह दिया। सीधी भर्ती तो डायरेक्ट में होगी ना। सीनियर यूडीसी की पोस्ट पे क्या सीधी भर्ती है 80%? ना वो पोस्ट ही नहीं मतलब है। नहीं, तो आप तो कार्डर को देखोगे ना, उस पोस्ट में अगर नहीं है तो आपको देना पड़ेगा उनको। यहाँ रोस्टर काम आएगा जी, अगर रोस्टर होता तो फिर वो क्लियर हो जाता कि सारी प्रमोशनल पोस्ट है। अभी तो वो कह रहे हैं कि ग्रुप सी में है, हम ग्रुप सी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कार्डर की बात कर रहे हैं जिस पर मेरे को ज्यादा है। ग्रुप सी में है या नहीं पता नहीं, उस कार्डर में जो है अगर नहीं है तो उस पोस्ट को तो आपको देना होगा ना। यही चीज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ ग्रुप सी की जो टोटल पोस्ट है, क्या उस पे 80% है? पर वो तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो सीनियर यूडीसी पोस्ट केवल एक संवर्ग है, मतलब जो क्लर्कल का है। क्लर्कल का जो नियमावली है उसमें जो एनडीसी पे होगा, बाकी सब में तो नहीं होगा ना सिर्फ सीधी भर्ती LDC की है। हाँ, एनडीसी की है ना, तो बाकी में तो नहीं है ना, बाकी तो प्रमोशन पोस्ट है ना एज ए सारे प्रमोशन। तो आपको देना होगा उनको, देना होगा बिल्कुल। वो चीज को मानने तैयार। शताब्दी बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? वो दिलाएंगे आपको। हाँ जी इसी के लिए इसको मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। ठीक, तो आप केस दीजिए। ठीक है,
चलिए Okay, thank बहुत बहुत you. धन्यवाद। अब समय कितना हो गया है ऐश्वर्या?